और हम अब आज आपको मैं भाषा और तथा व्याकरण समझाना चाह रही हूँ। परिभाषा। भाषा सार्थक ध्वनि समूहों का एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार को आदान प्रदान करता है, यानी अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। साथ ही दूसरों के विचारों अथवा भावों को भलीभांति समझ सकता है, यानी एक दूसरे के बातों को क्या करते हैं, समझते हैं और एक दूसरे के बातों को क्या करते हैं, विचार करके उसके दूसरे भाव के बातों को प्रकट करते हैं और उसके विचारों को समझते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। अब आ जाता है धातु। परिभाषा एक सर्वव्यापी शब्द है। क्या है, सर्वव्यापी शब्द है और ये भाव है, यानी जिस भावना से भाव से बोला जाता है। परिभाषा का अभिप्राय अर्थ का स्पष्टीकरण होता है, यानी किसी भी चीज का शब्द का अर्थ को स्पष्ट करना होता है। उल्लेखनीय है कि परिभाषा शब्द का मूल तत्व भाषा से निहित है। इसका उल्लेख जो है किसी से, शब्द से, और मूल तत्व जो होता है वो भाषा से निहित है। भाषा से व्युत्पन्न है परिभाषा, यानी भाषा से ही उत्पन्न हुआ है परिभाषा। यह भाषा स्वयं को परिचित होने जा रहा है। अतः उपपरिभाषा, उपशीर्षक परिभाषा को यहाँ रखना, लिखना, विचारना तथा अत्यंत समीचीन है। लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, यह लड़कियां बाग में बैठी है, चित्र बना रही है। इन दोनों वाक्यों के भावों को प्रकट करने के लिए हमें बोलने अथवा लिखने का आश्रय लेना पड़ता है। किस चीज का करना पड़ता है, बोलने और लिखने का आश्रय, यानी आशा, किसी से सहयोग लेना पड़ता है। इस प्रकार हम भावों को प्रकट करने का साधन ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्त, वाणी अर्थात बोलना। क्या है, व्यक्त यानी वाणी को अर्थात बोलना। भाषा की ध्वनियाँ सार्थक शब्दों का निर्माण करती है। इसका सार्थक शब्दों के माध्यम से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वस्तुतः ये वाक्य हमारे विचारों के भावों को व्यक्त करने के सक्षम होते हैं। क्या होते हैं, अपने भावों को, विचारों को क्या करते हैं, किसी के सामने व्यक्त करने के लिए सक्षम होता है। विश्व में प्रत्येक देश की एक अपनी भाषा या बोली होती है। हर देश में, यानी प्रत्येक देश की अपनी अपनी क्या होती है, भाषा और बोली होती है। इसमें अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, जापानी, रूस, जर्मनी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अरबी आदि भाषाएं भी क्या है, प्रमुख मानी गई है। इस प्रमुख भाषाओं को विश्व के 2/3 लोग बोलते हैं। हिंदी भाषा का इसमें तीसरा स्थान है। हिंदी भाषा क्या है, इसमें तीसरा स्थान ले गए। इतने सारे अंग्रेजी, चीन, हिंदी, जापानी, रूस, जर्मन, स्पेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अरबी आदि भाषाओं प्रमुख है, लेकिन इस प्रमुख भाषाओं का विश्व की 2/3 लोग बोलते हैं, 2/3 लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का इसमें क्या है, तीसरा स्थान है। भारतीय भाषाओं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, उड़िया, तमिल, बंगला, कश्मीरी, असमिया, उर्दू, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी और नेपाली सहित कुल 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है और इसे क्या है, राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे इसे कुल 22 भाषाओं की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधानों द्वारा हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संघ की राज्यसभा स्वीकार किया गया है। कितने में इसे स्वीकारा गया है, तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। इसे देश में इसके बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक है। यह पूर्णतः समृद्ध भाषा है। यहाँ उपर्युक्त से केवल हिंदी भाषा का ही विवेचन करेंगे। भाषा के 2 प्रकार हैं। ऐसे भाषा के तो 3 प्रकार
मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को भाषा के 2 प्रकार बताए गए हैं। भाषा के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं, कथित भाषा और लिखित भाषा। ऐसे मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा भी बताया जाता है। कथित भाषा जब हम बातचीत के माध्यम से, पहला है आपका कथित भाषा, जब हम बातचीत के माध्यम से, किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से अपने विचार या भाव प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? उसके बातचीत के माध्यम से अपने विचार या भाव को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के सामने बोलते हैं, तो वह क्या होता है? कथित भाषा कहलाती है। यह क्या है? परिवर्तनशील, यानी इसमें परिवर्तन होती रहती है। इसे ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अब जाते हैं लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों अथवा भाव, किस चीज़ का? अपने विचारों को अथवा भावों को प्रकट करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाती है। यह अपरिवर्तनशील होती है। उसमें कथित भाषा में क्या होता है? परिवर्तनशील होती है और इसमें अपरिवर्तनशील होती है। इसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसमें नहीं किया जाता है। ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो वर्ण अथवा वर्ण समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो वर्ण अथवा वर्ण समूह कहलाते हैं। इसके माध्यम से हमारा साहित्य सुरक्षित होता है, अतः इसका महत्व अधिक स्वीकारा गया है। अब आते हैं भाषा के कितने मूल तत्व हैं, इसको जानेंगे। तो भाषा की निम्नलिखित 5 इकाइयाँ मानी जाती हैं, यानी मूल तत्व क्या होता है? इकाइयाँ इसकी 5 होती हैं। पहला हो जाएगा आपका ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा पद, पांचवा वाक्य। तो पहला ध्वनि, ध्वनि के बारे में जानेंगे। तो पहला ध्वनि की डिफिनेशन क्या है, यानी उसकी परिभाषाएं क्या होती है? तो वो है मानव यानी मनुष्य के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। मनुष्य या मानव के मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। कथित भाषा में केवल इन्हीं ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? कथित भाषा में सिर्फ इन्हीं ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट, यानी दूसरा है आपका वर्ण। वह मूल ध्वनि जिसके अन्य खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। क्या ना हो सके? खंड ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसके अन्य खंड ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, बड़ाऊ, छोटाऊ, क, च, ट, त, य, स आदि, ये सारे आ जाते हैं जिसका कि खंड नहीं हो सकता। अब आते हैं तीसरा शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के मेल से जो बना शब्द है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे क जोड़ म जोड़ ल बराबर क्या हो जाएगा? इन सारे शब्दों को जोड़ने के बाद पूरा शब्द कमल बनता है। चौथा आते हैं पद। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लग जाता है तो उसे पद कहते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है क्या? तो शब्द। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लग जाता है तब उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण का वध किया। इस वाक्य में श्री राम ने रावण का वध किया क्या है? पद है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूपों को क्या, किसकी संज्ञा दी गई है? तो पद की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूपों को पद की संज्ञा दी गई है। अब आते हैं आपका पांचवा है आपका शब्द वाक्य। आपका वाक्य है पांचवा, यानी लास्ट इकाइयाँ। शब्द समूह का सार्थक विन्यास जिसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास है जिसके अर्थ एवं भाव को पूरा करने के लिए यानी सुस्पष्ट करने की अभिव्यक्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं?
वाक्य कहा जाता है। जैसे पुलकित ने रामायण पढ़ी। पुलकित ने क्या किया? रामायण पढ़ा। तो इस वाक्य में पुलकित ने रामायण पढ़ी ये पृथक पृथक शब्द है, किंतु इसके सार्थक विन्यास से एक अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पुलकित ने रामायण पढ़ी। अब है आपका लिपि। लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ बनावट यानी लिखावट होता है। लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिखावट होता है। भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का ही सामूहिक नाम क्या है? लिपि कहलाता है। अर्थात लिपि विकास क्रम यानी चित्रलिपि, मूल लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि। देवनागरी एवं अक्षरात्मक लिपि है क्योंकि इसमें से सभी व्यंजन स्वरों के माध्यम से उच्चारित होते हैं।